हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेप और उससे रिलेटेड सेक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें आज पढ़ने हैं सेक्शंस जो आपके रेप से रिलेटेड है। जैसे सेक्शन 375 में सिर्फ रेप की डेफिनेशन है जो हमें डिटेल में पढ़नी है कि रेप की डेफिनेशन क्या कहती है, रेप कब माना जाता, कब नहीं माना जाता, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड इसकी जो पनिशमेंट्स है रेप से रिलेटेड वो सारी हमें डिटेल में पढ़नी है। तो पहला है आपका सेक्शन 375। देखिए, 375 को जानने से पहले आप कुछ ये जानिए कि 375 में कहता क्या, बेरक क्या कहता है। बेरक ये कहता है कि एनी मैन, यानी कि यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि एनी मैन, यानी कि इसके लिए जो ऑफेंडर होगा यानी कि एक्यूज्ड हमेशा मेल होगा तभी रेप माना जाएगा। इस सेड रेप इफ ही फी पेनिट्रेट्स, यानी कि यहां पर ये मेंसरी है, ठीक है। पेनिट्रेट्स मींस आपका कोई भी चीज पेनिट्रेट करता है, यानी कि आप पेनिट्रेट मींस यानी कि कोई इनसाइड करता है कोई चीज, क्या अपना पेनिस या एनी चीज किसमें, वुमेन की वर्जाइना, माउथ, यूरेट्रस एंड एनस, किसी भी वुमेन के, तो ये चीज आपकी रेप में मानी जाएगी। ए पार्ट ये कहता है। बी का मतलब भी इंसर्ट है, बट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई यहां पर और ऊपर, यानी कि यहां तो मेल के प्राइवेट ऑर्गन्स की बात करी गई है और बी में बात करी गई है एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज हो, ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग पेनिस, यानी कि जो आपका पेनिस में नहीं आता, इनटू वजाइना द यूरेथस माउथस, यानी कि वुमेन के प्राइवेट पार्ट में, विद हिम एनी अदर पर्सन, या उसे कोई कहे कि मजबूर करे कि आप किसी और पर्सन के साथ करिए। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने कहा, ए ने बी और सी को, सी जो है वो वुमेन है, ठीक है, बी जो है वो मेल है और ए भी एक मेल है, ठीक है। ए ने बी और सी को कंपेल करा, यानी कि उन्हें मजबूर करा कि आप एक दूसरे को मतलब पेनिट्रेट करिए। बी को कहा कि सी में पेनिट्रेट कर दे, कोई भी चीज है, उसका कोई प्राइवेट ऑर्गन हो गया या आपका कोई एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, रेप के लिए कौन जिम्मेदार होगा, बी होगा। आंसर इज नो, बी जिम्मेदार नहीं होगा, ए जिम्मेदार होगा रेप के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने कंपेल करा है। तो सेक्शन 375 का बी पार्ट ये कह रहा है कि एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन का मतलब है यानी कि कोई और को भी आप मजबूर कर रहे हो तो भी आपका ये चीज इसमें मानी जाएगी, ठीक है। मैनिपुलेट्स, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी या ऑफ एनी वुमेन, या तो उस वुमेन को कहे कि पेनिट्रेट करने के लिए, यानी कि अगर कोई वुमेन से भी जबरदस्ती उसकी विदाउट उसकी कंसेंट से कोई भी चीज पेनिट्रेट करवाता है उस वुमेन के प्राइवेट पार्ट में, ठीक है, तो भी ये चीज आपका रेप में मानी जाएगी, ठीक है। अप्लाई हिज माउथ एंड वेजाइना, जो वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट्स हैं, विद हिम और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर किसी पर्सन को मजबूर भी करता है तो भी ये चीज इसमें मानी जाएगी। अब 7 डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं इसमें। पहला एक डिस्क्रिप्शन है कि अगेंस्ट हर विल होना चाहिए, यानी कि उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए, यानी कि विल का मतलब यहां पर क्या है, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी कंसेंट जो होनी चाहिए, चाहे एक्सप्रेस कंसेंट हो या इंप्लाइड कंसेंट हो, कंसेंट उसकी नहीं होनी चाहिए। किसकी? वुमेन की बात हो रही है यहां पर, जिसकी भी बात हो रही है वुमेन की होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो उसके साथ रेप कमिट करा गया उसमें उसकी अगेंस्ट हर विल होनी चाहिए, यानी कि उसकी विल नहीं होनी चाहिए और उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। विद द कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन और हर एनी पर्सन शी इज इंटरेस्टेड ऑफ डेथ ऑफ हर्ट, या तो उसकी जो कंसेंट ली गई है, जैसे मान लीजिए मैं किसी के रिवॉल्वर दिखाता हूं और कहता हूं कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, तो ये भी एक रेप माना जाएगा, ठीक है। उसकी कंसेंट तो थी बट उसकी कंसेंट मैंने कैसे ली है, उसे फेयर में रख के, उसको डेथ फेयर में रख के या ग्रीवियस हर्ट करने के मजबूर में रख के उसकी मैंने कंसेंट ली है, इसलिए ये भी उसकी कंसेंट अगेंस्ट हर विल मानी जाएगी, यानी कि उसकी कंसेंट नहीं मानी गई। फोर्थ कह रहा है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज नॉट हर हस्बैंड and her consent is given because she believes that he is another man and she is believe herself to be lawful married। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि ए है, ठीक है, ए अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो बी का हस्बैंड है, बट इन एक्चुअली कि वो उसका हस्बैंड नहीं होता। मान लीजिए जैसे अगर पुराने जमाने की बात भी करी जाए तो कभी आपका वुमेन जो होती है वो आदमी को नहीं देखती, अपने पतियों को नहीं देखती, शादी के टाइम के या शादी के बाद देखती है कि यही पति है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। तो अब मान लीजिए ए जो है वो उसका पति नहीं था बी का, पर ए अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं इसका पति हूं, बी का पति हूं, तो क्या होगा यहाँ पर, उसको भी ये भी चीज रेप मानी जाएगी, ठीक है। हालांकि मैरिटल रेप आपका रेप कंसिडर नहीं करा जाता इंडिया में, उस पर भी आएंगे अभी हम। अभी पहले ये बेरक्की वाली लैंग्वेज कर ले। फिर है फिफ्थ पॉइंट, क्या कह रहा है, विद हर कंसेंट व्हेन द टाइम ऑफ गिविंग हर सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, यानी कि जो वुमेन थी वो एक अनसाउंडनेस थी, ठीक है, या वो इंटॉक्सिकेटेड थी। जैसे कि मान लीजिए कोई वुमेन है वो ड्रिंक कर लेती है, चाहे वॉलंटरी करे या इनवॉलंटरी करे, या तो उसे कोई जो अल्कोहल था
उसे जबरदस्ती कंज्यूम करवाए या वो खुद उसने अपने अल्कोहल कंज्यूम कराओ, ठीक है, तो वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है। अब मान लीजिए कोई आदमी उसकी इंटॉक्सिकेट में उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता है, तो क्या वो रेप माना जाएगा? आंसर इज यस, रेप माना जाएगा। क्यों माना जाएगा यहाँ पर रेप? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड थी, उसने जो अपनी कंसेंट दी वो इंटॉक्सिकेशन में दी, इधर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है, तब भी ये चीज मानी जाएगी। तो यहां पर क्या है कि जो वो अनसाउंडनेस वुमेन थी उसकी कंसेंट तो थी, बट उसकी कंसेंट रेलिवेंट ही नहीं मानी जाएगी, उसकी कंसेंट जो है वो हमेशा क्वेश्चन में मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर कि वो अनसाउंडनेस है इसलिए। विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द 18 ईयर्स। अब मान लीजिए कोई 16 साल की लड़की है, ठीक है, उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटरकोर्स कर लेती है, जैसे ये ए है और ये बी है, बी जो है वो गर्ल है, वो है अभी 16 साल की, 16 साल या 18 साल से कम तक की एज में, ठीक है। अब वो उसके साथ इंटरकोर्स कर लेती है। अब मान लीजिए यहाँ पर उसकी कंसेंट रेलिवेंट है या नहीं है, तो उसकी कंसेंट यहाँ पर रेलिवेंट ही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 18 साल तक की है, मतलब यानी कि 18 साल अंडर द 18 ईयर्स है, तो उसकी कंसेंट यहाँ पर इररेलेवेंट है, यानी कि उसकी कंसेंट यहाँ पर है ही नहीं, या यही माना जाएगा। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट, अब यहाँ पर है कि जैसे इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में देखा जाए तो वुमेन जो होती है वो आपका अनेबल टू कम्युनिकेट, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। मान लीजिए उसकी कंसेंट जो कंसेंट मस्ट बी फ्री, मतलब यानी कि बिल्कुल एक्सप्रेसली होनी चाहिए और बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर उसकी कंसेंट ही नहीं है और वो अनेबल टू कम्युनिकेट, मतलब मान लीजिए वो गूंगी है या कुछ है, या फिर उसको कोई ऐसी कोई हिस्टेरिया का अटैक आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई जिसका उसका बॉडी का ऑर्गन खत्म हो गया जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। मान लीजिए कोई एक लेडी है, उसको कोई ऐसा अटैक आ गया कि जिससे वो अपनी कंसेंट नहीं दे पा रही है, ठीक है, और वो एक मतलब एक ऐसी स्टेट में चली गई जिसमें वो अनकॉन्शियस हो गई, तो यहां पर भी क्या माना गया? उसकी कंसेंट नहीं मानी गई, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, वो कंसेंट बता नहीं पा रही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना, ये आपका वुमेन्स के प्राइवेट ऑर्गन्स की बात करी गई है। कंसेंट मींस इनइक्वल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन दे वुमेन बाय वर्ड्स, गेस्चर्स, एनी। देखिए अब यहाँ पर कंसेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है कि कंसेंट कैसी। कंसेंट हमेशा वर्ड से, यानी कि उसने बोला कि हाँ यस आई एम रेडी, ठीक है, और गेस्चर्स ऐसे उसने बनाया हो, यानी कि उसने ऐसे नोट करो, या यानी ऐसे वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जिस जो एक्सप्रेसली बता रहे हैं या इंप्लाइडली ऐसे बता रहे हैं कि शी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। और विलिंगनेस, यानी कि वो विलिंगनेस अपनी इच्छा दिखा रही है कि हाँ टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, मतलब वो उस सेक्सुअल एक्ट के लिए करने के लिए तैयार है। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड दैट मतलब यानी कि बट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट, ठीक है, और एक्ट ऑफ पेनिट्रेट शैल नॉट बी बाय द रीजन ओनली फॉर द फैक्ट बी रिगार्डेड द कंसेंटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। देखिए मान लीजिए जैसे पहले ये 2013 के बाद ऐप का प्रोवाइडेड डेट जोड़ा गया, इससे पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए वुमेन ने रेसिस्ट नहीं करा तो रेप नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2013 से पहले क्या होता था कि कोई वुमेन रेप के लिए कहती थी कि मेरा रेप हुआ है, तो कोर्ट से उसका एक प्रिजम्पशन जाती थी कि आपने रेजिस्ट करा जब वो रेप करने आ रहा था। अगर वो कहती थी कि नहीं मैंने रेजिस्ट नहीं करा तो वो अक्यूज छूट जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर एक वुमेन ने अगर अपना रेजिस्टेंस नहीं दिखाया तो ये प्रिजम्पशन नहीं जाएगी कि उसने इस चीज के लिए मना, मतलब उसने मना करा है। जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी जो है वो इंटरकोर्स करते हैं। अब बी जो है वो वुमेन है, वो मना कर देती, मतलब यानी कि वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाती और बाद में वो क्या करती है, इस पर रेप का केस लगा देती है कि मेरा जो ए ने जो है वो मेरी कंसेंट के बिना रेप किया। तो अब यहाँ पर जज साहब पूछेंगे कि आपने रेजिस्ट दिखाया, तो ये क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है, ठीक है, या उसके सामने वाली पार्टी भी उससे पूछेगी तो ये भी चीज इररेलेवेंट है। अब मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड रेप। अब क्या होता है कि जैसे टू फिंगर टेस्ट बोला जाता है, ठीक है, तो टू फिंगर टेस्ट होता है जो आपका डॉक्टर्स करते हैं वुमेन विक्टिम के ऊपर, ठीक है, जो रेप विक्टिम आती है, ठीक है, तो वो चीज में उन्हें पेनिट्रेट करनी पड़ती है अपनी टू फिंगर्स को, ठीक है, जानने के लिए कि क्या हुआ था रेप में, मतलब उसे मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए फिंगर टेस्ट करना पड़ता है, तो वो चीज आपका रेप में नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो टू फिंगर टेस्ट करता है एक रेप विक्टिम पे, तो वो चीज रेप में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पर्पस क्या होता है कि वो मेडिकल का काम कर रहा है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन हिज ओन वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। अब देखिए यहाँ 15 ईयर्स तो लिख रखा है, बट आपका अब ये चीज आपका 18 साल तक की हो गई है, यानी कि पहले क्या था कि 15 साल से कम से अगर आप वुमेन थी तो रेप माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब वुमेन की एज 18 साल होगी और वो वाइफ है, जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ है, वो उसकी एज अब 18 साल से कम है, ठीक है, मान लीजिए अगर मेरी वाइफ है उसकी एज 18 साल से कम है, तो क्या ये चीज रेप में माना जाएगा? यस, आंसर इज यस, रेप में माना जाएगा, चाहे वो मेरी वाइफ है या कुछ है तो भी वो रेप माना जाएगा, क्योंकि वो 18 साल से कम है। अभी भी पर आपका बेयर एक्ट में 15 ईयर्स लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये आपका पार्लियामेंट से अमेंड नहीं हुई है वाली बात, ठीक है, पर आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये चीज आपका उसमें आएगी। अभी आगे की जजमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज कह रहे हैं। अब आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाते हैं
कि क्या चीज कब चीज रेप मानी जाएगी, क्या चीज कब चीज रेप नहीं मानी जाएगी। जैसे ये एक मूवी आई थी सेक्शन 375, इसमें क्या था, जो ये रेप विक्टिम थी, अब देखिए इसने ये बोला कि जो मेरे साथ रेप हुआ है वो मेरी अगेंस्ट माई विल थी, यानी कि मेरी विल नहीं थी। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉयफ्रेंड है और एक लड़की है, ठीक है, वो इंटरकोर्स करते हैं, बट एक दिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे इंटरकोर्स नहीं करना, बट वो जबरदस्ती उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी, ठीक है। बट मान लीजिए उन्होंने 1 2 3 4 5 5 टाइम उन्होंने इंटरकोर्स करा, बट जो 5th टाइम था वो उसकी कंसेंट नहीं थी, वुमेन की कंसेंट नहीं थी, तो क्या ये 5th टाइम भी आपका रेप माना जाएगा? आंसर इज यस। क्यों क्यों माना जाएगा? क्योंकि इस 5th टाइम पे, जो ये 5th टाइम था, यहां पर इसकी कंसेंट नहीं थी। इससे पहले की डजेंट मैटर कि पहले क्या रिश्ता था क्या नहीं था, ये चीज आपका रेप में नहीं आएगी, ठीक है। कि मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट बिफोर दी 5 इन्होंने सेक्स किया था, इंटरकोर्स किया था, बट 5th टाइम इन्होंने इंटरकोर्स नहीं किया था, तो और यहां पर वुमेन की कंसेंट नहीं थी, तो ये चीज आपका रेप में कंसिडर होगी, ठीक है। विदाउट हर कंसेंट, यानी कि इस 5th टाइम पे उसकी कंसेंट नहीं थी, जैसे इस मूवी में भी हुआ था। कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। अब यहां पर क्या है कि उसकी जो कंसेंट ली गई है बाय फोर्स ली गई है, गन दिखाकर या उसे डरा धमकाकर, या कहा कि उसके किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, कहा तो, मैं तेरे साथ इंटरकोर्स करूंगा, अदरवाइज मैं तेरे बेटे को या बच्चे को जिसको भी मार दूंगा, ठीक है। उसे डेथ का दिखाया, या उसको या उसके जो परिजन है उनके ऊपर डेथ का फेयर बनाया। कंसेंट ऑब्टेन बाय मिसकंसेप्शन, या उसकी जो कंसेंट है गलत फहमी में ले ली, जैसे वही ए ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, और पर वो ए उसका पति नहीं था, उसका पति सी था, ठीक है। तो यहां पर उसे मिसकंसेप्शन उसकी कंसेंट लिए वुमेन की। कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड व्हेन द पर्सन वाज अनसाउंड इंटॉक्सिकेटेड, वही आपकी बात है कि अगर उसकी कंसेंट आपका इंटॉक्सिकेट में लिए गए, ये हुआ है। वुमेन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अब अगर वो 18 साल से कम की है तो भी आपका माना जाएगा रेप, मतलब उसकी चाहे कंसेंट हो या ना हो, डजंट मैटर। अ वुमन हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट, यानी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपने अपनी कंसेंट को, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, अपनी कंसेंट को दे नहीं पा रही इस चीज में। ये आपके रेप के एसेंशियल्स थे, ठीक है। ये आपके रेप के एसेंशियल है, ये 5 चीजें होंगी तभी आपका रेप माना जाएगा। अब आते हैं हम पनिशमेंट वाले सेक्शंस पे। इससे पहले पनिशमेंट्स वाले सेक्शन में पहली पनिशमेंट है आपकी 376 में, पनिशमेंट ऑफ रेप की बात क्या कह रहा है, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 किसका? आपका अभी आएगा नीचे। अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आपका अपनी लोकल जुडिक्शन, जैसे मान लीजिए एक एसएचओ साहब है, ठीक है, वो इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ, जिसे मान लेते हैं ए पुलिस स्टेशन, ठीक है, इसके बीच में कोई करते हैं, ठीक है, या इसके परमिसेस में, ठीक है, यानी कि ये जो पुलिस स्टेशन के साथ जो एनेक्स्टर्स बिल्डिंग्स हो गई, वो भी चीज आपकी उसमें आई पुलिस स्टेशन में ही, ठीक है। या पुलिस ऑफिसर्स जो है उनकी कस्टडी में कोई वुमेन है, या कोई बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि वो ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, तो सेक्शन 21 में हमने डिस्क्राइब कर पढ़ा था कि कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, वो भी अगर कोई रेप कमिट करता है या रेप करता है वुमेन का, ठीक है, या कोई आर्म फोर्स, तो भी आपका इसमें रेप कंसिडर करा जाएगा। इसकी पनिशमेंट कितनी है? शैल बी नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जो 10 ईयर्स की पनिशमेंट है वो तो मिनिमम है, और मैक्सिमम आपकी कितनी जा सकती है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो टू बी अ फाइन, यानी कि आपका इसमें फाइन भी लग सकता है। अब बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ अ स्टाफ ऑफ अ जेल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट है या जेल का कोई जेलर है, अगर वो भी रेप करता है तो उसके ऊपर भी ये चीज लगेगी, ठीक है। बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ आपका, और आपका कोई अगर कोई गार्डियन है या कोई टीचर है, कई बार देखा होगा, ठीक है, जैसे कोई गार्डियन या टीचर भी अगर रेप कमिट करता है तो उसके लिए भी अलग सजा है। ड्यूरिंग कॉम्युनल राइट्स, यानी कि अगर कहीं कॉम्युनल राइट्स हुए या कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां पर भी चीज मानी जाएगी। नोइंग टू बी अ प्रेग्नेंट, अगर मान लीजिए कोई एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है और मुझे पता है कि हाँ की वो मतलब कोई ए पर्सन है, उसे पता है कि ये वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, और तब भी उसके साथ उसकी अगेंस्ट द विल इंटरकोर्स कर लेता है, तो भी चीज इसमें मानी जाएगी। वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, यानी कि वो अपनी कंसेंट नहीं दे पा रही, या डोमिनेंस ओवर अ वुमेन, यानी कि उस वुमेन के ऊपर डोमिनेंट है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कई बार देखा गया कि कोई जो आपका बॉसेस होते हैं, वो बॉस क्या करते हैं, वो उनको डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑफिस है, वहां ए जो है वो बॉस है, ठीक है, एक आदमी है, और बी जो है वहां पर एक एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के में ये डोमिनेंट है, ए जो है वो डोमिनेंट है, वो कहता है मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा अगर तूने मेरे साथ इंटरकोर्स नहीं करा। तो यहाँ पर वो क्या है कि अब इसके साथ इंटरकोर्स कर लेते हैं, क्या इस फेयर में करते कि मेरे को निकाल ना दे, तो वो भी चीज आपका रेप में कंसिडर करी जाएगी, जो सेक्शन 375 में हमने पढ़ा भी था। कमिट द रेप ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई वुमेन है जो मेंटल और डिसेबल में है, ठीक है, यानी कि मतलब वो कोमा की स्टेज में है, तब भी उसके साथ कोई इंटरकोर्स कर लेता है, तो भी चीज आपकी इसमें रेप में मानी जाएगी। वाइल कमिटिंग रेप कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बॉडली हार्म, मान लीजिए अब कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट करके या उसकी आंखों को
या उसके बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को कोई डैमेज कर देता है, तो भी ये चीज इसमें रेप में मानी जाएगी। अब जो हमने ये ऊपर सारे जितने भी पढ़े, और अगर कोई रेप कमिटेड करता है रिपीटली, यानी कि मान लीजिए दोबारा रेप कमिट करता है ऑन द सेम वुमेन, जैसे मान लीजिए एक बार किया, दूसरी बार भी रेप उसी वुमेन के साथ करता है, ठीक है, तो अब इनमें जो हमने ऊपर पढ़े, इसमें पनिशमेंट कितनी होगी? इसमें पनिशमेंट होगी शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, इसमें भी 10 साल तक से कम की सजा नहीं है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड आजीवन कारावास, यानी कि मतलब जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो जेल में रहेगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि मतलब उसकी लाश ही जेल से बाहर जाएगी, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है। ये जो ऊपर पढ़े, अगर ऐसे में कोई पुलिस ऑफिसर या कोई नेचुरल गार्डियन हो गया, या फिर आपका कोई किसी जेल का सुपरिटेंडेंट हो गया, रेप कमिट करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक सजा जा सकती है। अब आते हैं आपका सेक्शन 376A। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई रेप करते वक्त एक वुमेन की डेथ कर देता है या उसे प्रेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में भेज देता है, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि वो कोमा की स्टेज में चली गई, या मतलब अपने सुध-बुध खो के चली गई, ठीक है, मतलब यानी कि वो एक बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। इस वर्ड का मतलब ये हो गया जिंदा लाश बन के रह गई, ठीक है। तो उसमें पनिशमेंट क्या होगी? उसमें पनिशमेंट आपकी ये होगी, मान लीजिए किसी ने रेप भी करा और मार भी दिया, या डेथ कमिट कर दी, या फिर उसको ऐसे स्टेट में छोड़ दिया जिसके में वो जिंदा लाश बन के रह गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी, यानी कि आपको जेल में पत्थर तोड़ने का काम भी दिया जाएगा, और कम से कम 20 साल, मिनिमम 20 साल है, ठीक है, जैसा हम बाउंड है कि वो 20 साल तक तो सजा देंगे ही देंगे, और मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ तक दे सकते हैं, ठीक है, और विद डेथ, या तो इसमें डेथ की पनिशमेंट भी है। देखिए यहां पर साफ देख रखा है कि डेथ की पनिशमेंट भी दे रखी है। मान लीजिए किसी ए ने बी के साथ कमिट करा रेप, ठीक है, और उसको डेथ भी कमिट कर दी, या उसको एक ऐसी स्टेट में छोड़ दिया जिसमें वो जिंदा लाश बन के रह गई है, जिंदा पर लाश बन के रह गई है, तो उसको जो ऑफेंडर होगा, एक्यूज्ड होगा, उसको 20 साल तो मिनिमम सजा और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक की सजा भी मिल सकती है। सेक्शन 376A भी क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर रेप वुमेन अंडर द 12 ईयर्स, यानी कि देखिए 12 साल से कम की कोई लड़की है, उसके साथ कोई रेप कमिट करता है, जो अभी हमने 375 में पढ़ा था, उसमें कितनी सजा मिलेगी? रिग्रेस इंप्रिजमेंट, जेल में पत्थर तोड़ने के काम दिए जाएंगे, 20 साल मिनिमम पनिशमेंट है, और मैक्सिमम आपकी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, फाइन और डेथ दोनों लगेगी, ठीक है, और इसमें पॉस्को एक्ट भी आपका इन एडिशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो लड़की की एज है वो 18 से कम है। अब आते हैं, अब आपका इसमें एक और प्रोवाइडेड एट भी याद रखा है कि उस लड़की से रिलेटेड जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो भी किसको बेयर करने पड़ेंगे? एक्यूज को बेयर करने पड़ेंगे, और जज साहब उस पर इंपोज करेंगे फाइन कि लड़की का खर्चा, जैसे मान लीजिए रेप विक्टिम है, उसकी इलाज में, उसकी रिहेबिलिटेशन में 5 लाख का खर्चा आया, तो ये 5 लाख का कौन बेयर करेगा? अभी तो सरकार देगी, पर बाद में ये फाइन किस पे लगाएगी? एक्यूज पे लगाएगी कि आपने ये 5 लाख अलग से भरने हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन। अब देखिए ड्यूरिंग द सेपरेशन का मतलब क्या है? हमने सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन एक होता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या होता है कि अगर मान लीजिए म्यूचुअल डिवोर्स का 1 साल तक का पीरियड होता है कि 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस 1 साल में नहीं रह बन पा रही, तो वो क्या करते हैं? जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं, मतलब कानून के तौर पे, कानून की नजर में अलग हो जाते हैं, डिवोर्स नहीं हुआ होता, बस अलग हुए होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसे में अपनी वाइफ के साथ ही इंटरकोर्स कर लेता है, तो सजा कितनी मिलेगी उसे? 7 साल तक की सजा है, एंड शैल बी आल्सो बी लायबल फॉर फाइन, और उस पर फाइन भी लगेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ये ए है, ए जो है, ए एंड बी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ए जो है वो आदमी है, बी जो है वो एक फीमेल है। अब क्या होता है, इन दोनों की नहीं बन रही, तो ये क्या करते हैं? कोर्ट के सामने सेक्शन 10 में जाते हैं और जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और जज इनकी ग्रांट कर देता है कि आप अलग रहेंगे। पर ए एक दिन क्या करता है? जबरदस्ती, बी की कंसेंट नहीं थी, ऑब्वियस बात है, रेप है तो कंसेंट तो मानी नहीं जाएगी, तो बी के साथ इंटरकोर्स कर लेता है। अब यहाँ पर क्या है, सेपरेशन में भी उसके साथ कर रहा है, तो वो चीज आपका रेप में कंसिडर करी जाएगी, चाहे अपनी वाइफ के साथ ही क्यों ना कराओ, क्योंकि वो अभी कानून के तौर पे जुडिशियल सेपरेशन में, इसलिए। और यहाँ पर यह बात भी दे रखी है कि मान लीजिए अगर वो सेक्शन 10 में ना जाने के बाद भी, जैसे अगर वो सेक्शन 10 में नहीं भी गए और तब भी वो सेपरेट रह रही है अपने पति से, तो भी इंटरकोर्स कर लेता है, तो मिनिमम आपका 7 साल तक की सजा है, ठीक है, और आपका मिनिमम आपकी 2 साल तक की सजा है, और मैक्सिमम आपका 7 साल तक की इसमें सजा है। अब आते हैं आपका सेक्शन 376C। अब 376C क्या कह रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि किसी पर्सन की कोई अथॉरिटी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा उसे एक्सटेंड वर्जन में कर दिया, कोई फिड्यूशियल रिलेशनशिप में है, मान लीजिए जैसे कोई चाचा, मामा, ताऊ, ये सब आपके आते हैं रिश्तेदारी के रिश्ते, ठीक है, या पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 में जो दिया, आईएएस ऑफिसर, जजेस, ये भी है, जितने भी हो गए। सुपरिटेंडेंट का मतलब यानी कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट है, वो उसकी बात करी गई है, या मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के कोई मैनेजमेंट है, यानी कि सीएमओ हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, इनकी बात करी गई है।
इनमें कोई अगर किसी वुमेन के साथ रेप कमिट करता है ये स्टेट में, यानी कि अगर वो कोई चाचा मामा हो गया, कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, या जेल का हो गया, या कोई आपका कोई, जैसे आपने देखा होगा वार्ड बने होते हैं, ठीक है, जहां पर जो अनाथ बच्चों को रखा जाता है, वहां पर उनके साथ जैसे कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई अनाथालय में एक मैनेजर है जो एक आदमी है, वो किसी वुमेन के साथ जो इंटरकोर्स कर देता है, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट, तो क्या होगा, ये भी एक अथॉरिटी में माना गया, ठीक है। तो इसमें कितने साल तक की सजा आपका रिग्रेस इंप्रिजमेंट, यानी कि पत्थर तोड़ने तक के काम दिए जाएंगे जेल में, शैल नॉट बी लेस देन 5 years, 5 years मे बी एक्सटेंड 10 years हो सकता है, शैल ऑल्सो बी लायबल फाइन, यानी कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपका 10 साल का। और बाकी के ये नहीं सिर्फ यही सेक्शन लगेंगे, 376 भी लगेगा इस पे, और 376 सी एडिशन लगेगा। अब आते हैं हम आपका 376 डी, ये बात करता है गैंग रेप की। गैंग रेप का मीन्स का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर वर्ड दे रखा है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। हमने 2013 का निर्भया कांड पढ़ा, निर्भया केस पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि 4 जो अक्यूज थे उन्होंने तो रेप कमिट किया था, पर जो 5वां अक्यूज था वो सिर्फ आपका गाड़ी चला रहा था, मतलब बस चला रहा था, ठीक है। इस 5th पर्सन ने रेप कमिट नहीं किया था, मतलब उसने कोई पेनिट्रेट नहीं किया था, बट क्या ये जिम्मेदार माना जाएगा 5th पर्सन? आंसर इज यस। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हमने सेक्शन 34 पढ़ा था कि अगर कोई ऑफेंस होता है और वो कॉमन इंटेंशन के साथ करा जाता है, चाहे आपने वो ऑफेंस किया हो या ना करा हो, पर आपका मकसद था, आपने उसे हेल्प करी उस काम करने के लिए, तो भी वो चीज मानी जाएगी। जैसे उसी केस में हुआ था, ठीक है, जो 5th अक्यूज था उसने रेप कमिट नहीं किया था, उसने कोई चीज पेनिट्रेट नहीं की थी उस वुमेन के अंदर, पर तब भी ये रेप के लिए जिम्मेदार होगा, और वो चीज आपका गैंग रेप में मानी जाएगी, और ये 5th पर्सन भी गैंग रेप में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इन्होंने सेक्शन 34 इन दोनों को लाइबल कर देगा, और 376 डी तो लाइबल कर ही रहा है, ठीक है। ईच ऑफ दोस पर्सन शैल बी डीम हैव शैल नॉट बी लेस देन, अब इसमें कितने साल की सजा है? 20 साल तक मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी कितनी जा सकती है? लाइफ इंप्रिजमेंट तक की जा सकती है, और जिंदगी भर जेल में रहेगा जब तक उसकी लाश बाहर ना आ जाए, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस जो होगा वो अक्यूज देगा, सारी वही बात है। 376 डी ए क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर गैंग रेप। अब इसमें गैंग रेप की बात क्या करी गई है? गैंग रेप मतलब वही चीज आपकी जो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में करा गया, यानी कि एक साथ ने करा, चार ने रेप करा, 5th ने रेप ना करा, तो भी चीज मानी जाएगी। और पर यहाँ एज का चक्कर आ गया। एज क्या है? 16 साल से कम तक की है, यानी कि 18 तो मानी जाती है कि 18 से कम में तो रेप माना जाएगा, पर यहाँ तो लड़की की एज 16 साल से भी कम है तो भी रेप माना जाएगा। तो उसमें पनिशमेंट कितनी है आपकी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ तक की इम्प्रिजमेंट है, जीवन कारावास तो मिनिमम, एंड शैल बी इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी भर आजीवन कारावास में रहेगा जब तक पत्थर। और उसमें भी वही चीज है कि आपका जो जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो बेयर करेगा। अब पढ़ते हैं हम 376 डीबी में क्या कह रहा है? गैंग रेप और वुमेन अंडर द एज ऑफ 12। यहाँ पर भी सिंपल सी वही सेम लैंग्वेज है, और गैंग रेप की बात करेगी, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करिए, पर यहाँ पर एज जो है वो 12 साल से कम है, यानी कि जो लड़की की एज है वो 8, 9, 10, 11 या 12 तक में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? इम्प्रिजमेंट फॉर, इसमें पनिशमेंट कितनी है आपका? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि मिनिमम तो आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगी, ठीक है। और जितने भी खर्चे होंगे वो कौन बेयर करेगा? एक्यूज बेयर करेगा, जो भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चे आए हैं वो। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 376 ई। 376 ये कह रहा है कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब यानी कि कोई पहले एक रेप में कमिट हुआ, रेप में उसे कन्विक्टेड होल्ड कर दिया कोर्ट ने, दूसरी बार भी वो रेप करता है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी? इसमें सिंपल सी पनिशमेंट क्या है आपका? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, फिर शैल बी मीन इम्प्रिजमेंट रिमाइंडर अंडर द नेचुरल डेथ, और आपका डेथ तक की है, यानी कि मिनिमम तो आपका इम्प्रिजमेंट। जैसे मान लीजिए एक ए पर्सन है, इसने रेप कमिट करा, इसने जब ये इसने सजा काट के आ गया 10 साल की, दोबारा आते ही बाहर आके इसने दोबारा रेप कमिट करा, ठीक है। अब इसे दूसरी बार सजा क्या मिलेगी? जैसा इसे सजा सुनाएंगे कौन सी? इसे लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाएंगे मिनिमम, और मैक्सिमम आपका डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 377, ठीक है। 377 बात करता है आपका अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि अगर कोई वॉलंटरी, ठीक है, कैरी इंटरकोर्स, यानी कि कार्नल इंटरकोर्स का मतलब हो गया आपका जो अननेचुरल ऑफेंसेस में सेक्स में आ गए, इंटरकोर्स करता है किसके साथ? किसी मैन के साथ, यहाँ पर आदमी भी इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका विक्टिम होगा वो एक आदमी भी हो सकता है, ठीक है, एक वुमेन भी हो सकती है, और एक एनिमल भी हो सकता है, यानी कि इनके साथ, इन तीनों के साथ कोई ये ऑफेंस करता है, अननेचुरल सेक्स करता है, तो ये चीज होगा। इससे पहले अगर आपने 377 जो था वो, मान लीजिए कोई एक आदमी है, एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है, ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं, ये आदमी मैन और मैन दोनों मैन के इंटरकोर्स करते हैं, पर यहाँ पर कंसेंट दोनों की होती है, तो क्या ये आपका ऑफेंस माना जाता? आंसर इज यस।
पहले ये ऑफेंस माना जाता था, 2018 से पहले ये ऑफेंस माना जाता था, क्योंकि आपका जो आईपीसी ये वाली जो बात आई थी, गे और जो समता की बात आती है, होमोसेक्सुअलिटी की बात आती है, ये आपके क्रिश्चियनिटी में वो मानी जाती थी, अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी मानी जाती थी। तो ये अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून था, उस टाइम का ये कानून था, इसलिए भी ये भी आपका ऑफेंस माना जाता था उस टाइम पे। बट अब ऐसा नहीं है, अगर ए पर्सन और बी पर्सन दोनों आदमी है या दोनों वुमेन है, इंटरकोर्स करते हुए पाए जाते हैं, तो उनमें उनको सजा नहीं मिलेगी, पर यहां पर कंसेंट होनी चाहिए ए और बी दोनों की। पर यहां पर पेनलाइज क्या है कि मान लीजिए कोई ए है और बी है, दोनों आदमी है, ठीक है, और बी की कंसेंट नहीं है, तो क्या ऑफेंस माना जाएगा? आंसर इज यस, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि यहां पर एक की कंसेंट नहीं थी। अब यहां पर एक और बात है, जैसे एक मैरिड आदमी है, ठीक है, एक मैरिड आदमी अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, तो क्या ये ऑफेंस माना जाएगा? आंसर इज यस, वो तो माना जाएगा, बट रेप नहीं माना जाता, ठीक है। नेचुरल सेक्स में आता है आपका अपना कोई प्राइवेट पार्ट वुमेन के एनल साइड में पेनिट्रेट करना, उससे इसको आपका अननेचुरल ऑफेंस में माना जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी सजा कितनी है? पनिश विद द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन व्हिच मे बी एक्सटेंड 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक की सजा है, ठीक है। और पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पर वही एनल इंटरकोर्स को बताया गया। अब इसमें एक चीज हमें और पढ़नी है कि 2013 से के बाद क्या क्या आपके डिफरेंस वो आए, क्या क्या आपके अमेंडमेंट्स आई 2013 के बाद। देखिए पहली अमेंडमेंट ये आई कि पहली अमेंडमेंट आपकी आई सेक्शन 114A आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट कर दिया गया। देखिए 114A क्या कहता है? 114A ये कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि अगर कोर्ट के सामने कभी भी कोई रेप का केस जाता है तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम, यानी कि ये मान के चलेगा कि वुमेन की कंसेंट नहीं थी। ये अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा कि वो प्रूफ करे कि वुमेन की कंसेंट थी। जैसे मान लीजिए जज साहब के सामने केस जाता है, ये जज साहब है, इनके सामने केस जाता है, ए जो है वो विक्टिम है, ठीक है, बी जो है वो आपका एक अक्यूज्ड है, ठीक है, आदमी है। अब यहाँ पे जज साहब ये पहले ही मान के चलेंगे, ठीक है, कि ए की जो कंसेंट थी वो नहीं थी, यानी कि ए की जो कंसेंट थी वो इसमें नहीं थी, ठीक है। बी को प्रूव करना है कि ए की कंसेंट से इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जनरल रूल ये कहता है कि हमेशा जो केस लेकर जा रहा है कोर्ट में वो प्रूव करेगा, बट ऐसा नहीं है। यहां पर रेप के केस में प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा आपका वुमेन के फेवर में होती है, अनलेस अंटिल आके एक्यूज उसे डिसप्रूव ना कर दे तो, ठीक है। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले वुमेन से रिलेटेड आपके उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बट आफ्टर 2013 के अमेंडमेंट में इंडियन एविडेंस एक्ट में वुमेन्स के प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई एक वुमेन है, वो आपका वैश्यगृति में है, अब उससे रिलेटेड उसे उसके सवाल पूछे जाएंगे, तो ये चीज आपकी इररेलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस इररेलेवेंट है, यानी कि उसके प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स थे या नहीं थे, वो चीज आपकी कोर्ट मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है। या आपका कुछ बहुत सारी चीजें आएगी कि पुलिस ऑफिसर ही वुमेन इन्वेस्टिगेट करेगी रेप के केस को, और एक मैजिस्ट्रेट हो सके तो एक वुमेन ही होनी चाहिए, इवन अगर उसकी जो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो रही है सीआरपीसी की, ठीक है, वो एक वुमेन ही रिकॉर्ड करेगी, एक वुमेन जज होगी, कैमरा प्रोसीडिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब यानी कि रिकॉर्डिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब लॉ में ये होता है, यानी कि जहां पर भी ये पूरा ट्रायल चल रहा होगा वहां पर सिर्फ उस केस से रिलेटेड जो पर्सन होंगे वही होंगे, अदरवाइज और कोई नहीं होगा, ठीक है। और भी आपकी ये चीजें आई थी अमेंडमेंट में, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में जब आपका आएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।